मैंने अपनी सारी सेविंग्स शेयर मार्केट ट्रेडिंग में उड़ा दी और वो लॉस धीरे धीरे करते करते इतना बढ़ता चला गया 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। मेरे पास आज की डेट में 1 से 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन की प्रॉपर्टीज भी हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीजें क्या हो रही हैं। कभी किसी के आगे पैंट तक नहीं उतारी, यहाँ अंडर गारमेंट्स तक उतार के दिखाना पड़ रहा है। और फाइनली एक दिन कैसे पढ़ाई और खेल में हमेशा आगे रहने वाला लड़का मात्र 18 साल की उम्र में तिहाड़ जेल पहुंचा और अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना। और मेरे जीवन के इस संघर्ष की शुरुआत हुई साल 2005 में, जब मेरी उम्र मात्र 18 साल की थी। मेरे साथ के सभी दोस्त कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था तो कोई अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने में लगा था और मैं तिहाड़ जेल में एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहा था जो कि मैंने कभी किया ही नहीं था। ये बात है लगभग 2005 की, जनवरी या फरवरी का टाइम था। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रेंट पर रहने आई। उसमें लगभग 7-8 लोग थे, जिसमें एक लड़की भी थी जो मेरी ही हम उम्र थी। मैं अपने कॉलेज की स्टडीज़ में, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे, बहुत बिजी रहता था। सुबह कॉलेज, शाम को अपने कोचिंग जाना। लेकिन इसी दौरान एक दिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो उस लड़की से मेरी मुलाकात हुई बस में और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हमारी डिटेल में बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान मुझे पता लगा कि उसका झुकाव मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही है और वो मुझे पसंद करती है, मेरी चीज़ों को नोटिस कर रही है, मेरे कॉलेज आने का टाइम, जाने का टाइम, कोचिंग सेंटर जाने का टाइम, कहाँ जाता हूँ, कब जाता हूँ, ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर रही थी। मुझे कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल थी। मैं अपने फोकस को लेके डेडिकेटेड था। मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसी कन्वर्सेशन के दौरान, क्योंकि मेरे घर से कॉलेज जाने का रास्ता लगभग 1 घंटे का था, उस दौरान हमारी बातचीत और आगे बढ़ी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करने लगी है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की कि इन चीज़ों में हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते और उसका रीज़न यही है कि हम दोनों के कल्चर मैच नहीं करते और साथ ही जो सोशल बिलीव्स हैं हमारे, वो भी डिफरेंट हैं। इसी तरीके से फिर कभी-कभार हमारी बात होने लगी, टाइम गुज़रता चला गया। इसी दौरान हमारे कॉलेज की छुट्टियां पड़ चुकी थी। समर वेकेशन में मेरा मामा जी के साथ किसी फैक्ट्री के वर्क से देहरादून जाना हुआ और देहरादून में हमें लगभग 3-4 दिन हो चुके थे। तभी मेरी मम्मी का कॉल आता है और वो मुझे बताती हैं कि कुछ लोग हमारे घर पे आए हैं और वो फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो वो मेरी शादी उस लड़की से करवा दें। लेकिन मेरे फैमिली ने डायरेक्टली मना कर दिया था और उनके मना करने पे वो उन्हें धमकी देने लगे कि वो मेरे अगेंस्ट पुलिस केस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बात करते हैं। वो चाहते हैं कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। इन सब चीज़ों को सुन के मैं काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि अभी तक हमारे बीच ना कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी, ना ही कोई ऐसा कमिटमेंट शेयर हुआ था। हमारा डिसीजन क्लियर था कि हम इन चीज़ों में आगे प्रोसीड नहीं करने वाले। चौथे या 5वें दिन उन्होंने मेरे अगेंस्ट पुलिस में एफआईआर करा दी। धारा 376 रेप केस और धारा 506 जान से मारने की धमकी के अगेंस्ट। अब इन चीज़ों को सुन के मैं बहुत डर चुका था और मेरी फैमिली भी सदमे में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मेरी फैमिली ने पुलिस स्टेशन जाके बात की तो बातचीत के दौरान उन्हें पता लगा कि ये एक नॉन बेलेबल केस है, जिसमें बेल मिल पाना लगभग नामुमकिन है। मैंने अपने वकील से बात करके कोर्ट में डायरेक्टली सरेंडर कर दिया। जिस दिन हमने कोर्ट में सरेंडर किया, हमें लोकल पुलिस स्टेशन भेज दिया गया, जहाँ पे मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ, मेरे स्पर्म के सैंपल लिए गए, मेरे अंडरगारमेंट्स वहाँ पे जमा हो गए मेडिकल पर्पस के लिए। उन्होंने जो भी इंक्वायरी थी और जो उनका प्रोसेस था उसके थ्रू मेरे को जाना पड़ा
और रात भर मुझे लॉकअप में एक मुजरिम की तरह बंद करके रखा गया। हालाँकि उसी बातचीत के दौरान मेरी जब अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ से बात हुई, वो भी एक लेडी ही थी। उन्होंने मुझे बताया कि जो बयान उन्होंने दूसरे पक्ष के दर्ज किए हैं, उनसे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक झूठा केस है। क्योंकि एक बयान में उसकी बड़ी बहन ने लिखवाया था, उनके घर में रात 2 बजे के करीब गया और पूरी फैमिली के आगे मैंने उस लड़की के साथ रेप किया। उसी के उलट दूसरे बयान में लड़की का कहना था कि सब सो रहे थे और मैं उनके घर में रात को चुपके से गया और उसका गला दबाने की कोशिश की और मैंने उसके साथ रेप किया। ऐसे ही जितने गवाह थे उतने अलग-अलग बयान थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा केस बहुत कमज़ोर है, लेकिन उस केस में अभी कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी, तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट डे लॉकअप से निकालकर मुझे दोबारा से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मुझे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ये सीन लगभग कुछ ऐसा ही था जैसा कि हम मूवी में देखते हैं ना, एक बड़ा सा गेट और उस गेट के बाहर कैदियों को लाइन से एक उस बड़े गेट के अंदर छोटी सी कोठरी नुमा दरवाजा, उसमें से एक-एक करके सभी कैदियों को अंदर भेजा जा रहा है। मेरा नंबर भी आया, मैं भी अंदर घुसा। फिर नए कैदियों को और पुराने कैदियों को 2 अलग-अलग हिस्सों में बाँट दिया गया। पुराने कैदियों को उनकी प्रॉपर चेकिंग करके अंदर भेज दिया गया और नए कैदियों को उनकी प्रॉपर जेल मैनुअल और जेल रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया, जिसमें मेरे फिंगरप्रिंट लिए गए, मेरे बॉडी मार्क्स नोट किए गए, मेरे केस से रिलेटेड और भी चीज़ें वहाँ पे नोट की गईं और उन सब प्रोसेस के बाद मुझे भी एक लाइन में लगा दिया गया और उन्होंने हमारी प्रॉपर चेकिंग की और चेकिंग का प्रोसेस ऐसा कि मैंने आज तक ना किसी मूवी में देखा और ना ही कहीं किसी से सुना। उन्होंने हमारे पूरे कपड़े उतरवा दिए, एक-एक कैदी के पूरे कपड़े उतरवा दिए गए, पूरा नंगा कर दिया गया। वो हमारे गालों को छू के देख रहे थे, हमारे कपड़ों को दबा के देख रहे थे जो हमने उतारे थे, कि उसमें कोई तम्बाकू, हथियार या कोई ब्लेड, ऐसा कोई गैर कानूनी सामान तो नहीं है। उन्होंने हमें झुका के देख रहे थे, क्योंकि बाद में मेरे को पता चला उसका रीज़न क्या था कि कई लोग अपने मुंह में छुपाकर ब्लेड ले आते हैं या तम्बाकू ले आते हैं, या अपने पॉटी करने वाली जगह पे भी लोग तम्बाकू और ब्लेड जैसी चीज़ें किसी पन्नी में लपेट कर कवर करके रख लेते हैं। तो वो प्रॉपर चेकिंग के बाद हमें फाइनली वो जो नेक्स्ट गेट था उससे एंट्री करा दी गई और उसके बाद मुझे तिहाड़ जेल नंबर 5 के वार्ड नंबर 3 बैरक नंबर 1 में भेज दिया गया। वहाँ जाने के दौरान मुझे पता लगा कि वो एक ऐसा वार्ड है जिसमें सभी नए कैदियों को रखा जाता है जो पहली बार जेल आए हैं। और उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि उस वार्ड में 6 बड़े-बड़े हॉल थे, जिसमें फर्स्ट हॉल में मुझे और मेरे जैसे 20 और कैदी जो मेरे साथ आए थे उन्हें रखा गया। पहले से उस वार्ड में 40-50 कैदी और थे। हम सभी को एक बड़े हॉल में बंद कर दिया गया। अब मैं काफ़ी घबराया हुआ था और मैं देख रहा था सभी के चेहरे, उतरे हुए चेहरे। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो शायद अपने आप को उस सज़ा के लिए तैयार कर चुके थे। लेकिन मैं उस उम्मीद में कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं जल्दी ही छूट जाऊँगा। हो सकता है कल ही मेरी ज़मानत की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। मैं इस उम्मीद में बैठा रहा। सुबह हमें खोला गया, चाय आई, चाय के साथ कुछ चने थे आई थिंक आए। अब मेरा तो कुछ खाने-पीने का मन नहीं था। मैंने उस दिन कुछ नहीं खाया, ना ही चाय ली और फिर हमें बाहर एक बार फिर से लाइन में लगा दिया गया। और अब ये जो लाइन थी वो इस बात की थी कि किसको क्या ड्यूटी असाइन की जाएगी, कौन सा कैदी किस काम पर जाएगा। क्योंकि हर वार्ड में एक हेड कैदी होता है। वो आया और उसने एक-एक करके लोगों को उठाना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 तुम झाड़ू लगाओगे,
अगले 4 लोग तुम लैट्रिन साफ करोगे, अगले 4 लोग तुम नाला साफ करने जाओगे। ऐसे ही सभी को एक-एक करके ड्यूटी असाइन कर दी गई। मुझे भी वहां पे पहले दिन ही नाला साफ करने की ड्यूटी पे लगा दिया गया। जिस इंसान ने अपने घर के झूठे चाय के बर्तन तक नहीं उठाए थे, उसे आज पहले दिन ही जेल में एक ऐसी ड्यूटी पर लगा दिया गया जो मेरे लिए अकल्पनीय थी। मुझे ले जाया गया और बैरक के जो वो वार्ड था, उसके बाहर बड़े-बड़े नाले हैं, वहां पे हमारी ड्यूटी लगाई गई। बाय चांस कुछ लोगों की ड्यूटी उनमें से नाले के अंदर भी लगाई गई मेरे सामने, लेकिन बाय लक जो मेरी ड्यूटी लगी, जो नाले के साइड में कूड़ा जमा था, उसको उठाने में लगी। वो सारा प्रोसेस ऐसे ही डेली, कभी लैट्रिन साफ करना, कभी झाड़ू लगाना, कभी कपड़े धोना, कभी खाना लाना और खाने के बर्तन धो के फिर दोबारा मैस में जमा कराना। इस तरीके की ड्यूटी रोज चेंज होके लगने लगी। टाइम धीरे-धीरे निकल रहा था। जैसे-जैसे लोग पुराने होते जाते हैं ना, वो वार्ड चेंज होते जाते हैं ताकि किसी का ग्रुपिज्म ना बने उस जेल में। फाइनली 7 से 10 दिन बीत चुके थे और इस दौरान रोज मेरी यही उम्मीद रहती थी कि मेरा नाम शाम को जो लिस्ट आती है कोर्ट से, उसमें शायद आ जाने वाला है। ऐसे करते-करते जब 10 दिन बीत गए, अब वक्त था मुझे पुराने कैदियों के साथ मिक्स करने का। मेरा सिलेक्शन किया गया वार्ड नंबर 4, अगेन बैरक नंबर 1, क्योंकि वहां पे अल्फाबेटिकली लोगों को चुना जा रहा था कि कौन किस वार्ड में जाएगा। मेरा नाम ए से शुरू होता है, तो जस्ट नेक्स्ट वार्ड में मुझे भेजा गया। अब वहां पे फिर दोबारा से एक नई जर्नी, क्योंकि अभी तक मैं जिन लोगों के साथ था वो जेल में पहली बार आए थे, तो वो एक दूसरे के दुख दर्द समझते थे, एक दूसरे को जो तकलीफ थी वो समझा करते थे। लेकिन अब मैं उन कैदियों के बीच जाने वाला था जिनमें बहुत से कैदी ऐसे भी थे जो खूंखार थे, बहुत ही पेशेवर भी थे। वार्ड नंबर 4 में पहली रात, और पहली रात को ही जब मैं सो रहा था, मुझे एक कुछ घिसने की आवाज सी सुनाई दी, जैसे मानो कोई लोहे की चीज घिसी जा रही हो। मैंने मुड़ के देखने की कोशिश की, तो एक जो बहुत ही पेशेवर कैदी था, वो एक लोहे के टुकड़े को एक पत्थर पर घिस रहा था। जैसे ही मैंने ये चीज देखी, मैं घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। तभी वहां से आवाज आई कि भाई आप चिंता मत करो, आप सो जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चैन की नींद सो जाए। जो कैदी जस्ट मेरे बगल में था वो थोड़ा पुराना था। उनने मेरे को बताया कि ऐसे केसेस में तुम्हें अगेन अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर इस बैरक में फाइट होती है तो तुम्हें अपने मुंह को प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि ये जो ब्लेड बनाया जा रहा है ना, ये सबसे पहले तुम्हारे मुंह पे हमला हो सकता है। तो अपने मुंह को प्रोटेक्ट करना, इसलिए मैंने भी जो जेल में कंबल मिलते हैं ना, हालांकि गर्मियों का टाइम था, लेकिन फिर भी मैंने कंबल से अपने आप को पूरा मुंह और पूरी बॉडी को बहुत टाइट करके कवर कर लिया, और रात भर मैं जागता रहा और यही सोचता रहा कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्या होने वाला है। तभी अचानक से वार्ड में लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी, और लड़ाई झगड़ा भी ऐसा कि बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी लड़ाई की, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को मार रही है, लेकिन कौन किसको मार रहा है मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना मुंह खोल के उन चीजों को देख सकूं। और मेरे बगल वाले लोग भी मुझे बोल रहे थे, बार बार पुश किए जा रहे थे कि अपना मुंह मत खोलना, कुछ भी हो जाए इस वार्ड में, चाहे कोई मर भी जाए ना, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है।
और मैं भी वही कर रहा था। रात किसी तरीके से बीती, लगभग 2 या 3 बजे का टाइम था। तभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई इंस्पेक्शन पे था शायद, उन्होंने ये हादसा होते हुए देखा और तुरंत हर बैरक में हालांकि एक अलार्म होता है, लेकिन किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके वो उस अलार्म को बजा सके कि बैरक में कुछ गलत हो रहा है। उस पुलिस वाले ने उस अलार्म को बजाया बाहर से ही, और फिर तुरंत जेल प्रशासन की जो स्पेशल पुलिस फोर्स थी वो डंडों के साथ हमारी बैरक में एंट्री ले चुकी थी। सभी लोगों को लाइन से लगा दिया गया। जो घायल व्यक्ति था जिसके ऊपर हमला हुआ था उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया, और जो जिसने वो हमला किया था उसे अलग वार्ड में, अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। इस तरीके से मेरा जो पहला दिन था उस नई बैरक का निकला, बड़ी मुश्किल से। करते करते ऐसे ही टाइम निकलता गया। अब वक्त आ चुका था मेरी तारीख का। पहली तारीख जो कि 15 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद मेरी पड़ी थी, उस पर मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा से 30 हजारी कोर्ट जाऊंगा और अपनी फैमिली से मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा। लेकिन उस तारीख पे हमें जेल के पास की ही एक जेआर कोर्ट जिसे कि बोलते थे वो, उसमें ले जाया गया और ऑनलाइन प्रोसीडिंग के थ्रू हमारी वो तारीख वहां पे हो गई। ना तो मेरी फैमिली को उस तारीख पे आने का मौका दिया गया, ना ही, और मैं बहुत टूट चुका था उस हमें अब दोबारा से शाम के टाइम जब सभी कैदियों की सुनवाई कंप्लीट हुई, हमें शाम तक दोबारा से जेल वापस लाया गया, और जेल में वही प्रोसेस, पूरे कपड़े उतारना, फिर वही चेकिंग। बहुत शर्म फील होती थी कि कभी किसी के आगे पैंट तक नहीं उतारी, यहाँ अंडर गारमेंट्स तक उतार के दिखाना पड़ रहा है चेकिंग के दौरान। फिर अगले दिन जब मैं बैरक में उदास बैठा था, जैसा कि डेली लोगों के घर से जब कोई मिलने आता था तो एक पर्चे के थ्रू उन्हें बताया जाता था कि कोई आपसे मिलने आया है। उस दिन मैं उदास बैठा था, अचानक से सुबह सुबह मेरा नाम बोला गया कि अमर, आपके घर से कोई मिलने आया है। वो वो नाम मेरे कानों में ना उस दिन किसी ऐसे शब्द की तरह था ना जिसे मैं सालों से सुनना चाहता था। फिर अगेन वही प्रोसेस, लाइन लगाई गई, हमें ले जाया गया एक बड़ा सा हॉल, उसमें जाली नुमा एरिया, जिसमें एक जाली इधर लगी है और फिर 3-4 फुट के बाद एक और जाली लगी हुई है। मैं इधर खड़ा हूं और मेरे जो मम्मी पापा हैं वो मेरे से 4 फुट दूर दूसरी जाली के पीछे खड़े हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फर्स्ट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है सेशन कोर्ट से, और अब वो मेरी बेल के लिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं उन चीज़ों को लेके बहुत टूट चुका था। जो भारत की न्याय व्यवस्था है ना, और जो ये कानून प्रणाली है, इससे मेरा जो विश्वास था पूरी तरीके से उस दिन खत्म हो गया कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और क्लियर होने के बावजूद भी
मुझे अभी भी जेल में रहना था। इसी दौरान मेरे परिवार ने मुझे लगभग 100 रुपए के करीब दिए। वहाँ पे कैश करेंसी जो इंडियन करेंसी है वो नहीं चलती है। जेल की अपनी खुद की एक करेंसी होती है, वो चलती है। तो वो करेंसी मेरे को दी और उन्होंने बोला कि कभी कुछ मन करे तो खरीद के कैंटीन से खा लेना। और अभी जो घर का माहौल है ना, वो बहुत बिगड़ चुका है। सारी चीज़ें एकदम बदल चुकी हैं। इसी दौरान मेरी फैमिली को एक ऑफ़र भी आया सामने वाले पक्ष की तरफ से कि अगर आप 3 लाख रुपए देते हैं, तो हम इस केस को वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस पर मेरी फैमिली का जो रिप्लाई था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उस टाइम ऐसी नहीं थी कि वो इमीडिएटली 3 लाख रुपए दे दें। और साथ ही उनका जो विश्वास था अभी भी इंडियन जुडिशरी पे बना हुआ था। क्योंकि वो जानते थे कि जो बयान दर्ज हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो चीज़ें कोर्ट के सामने पेश होते ही उनका विश्वास था कि मुझे बेल मिल जाएगी। इस दौरान वो जो फैमिली थी जिन्होंने मेरे अगेंस्ट केस किया था, वो वहाँ से वो किराए का मकान खाली करके कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। ये मेरा केस जब तक चला, जब तक कोई भी उनके पक्ष की साइड से ना तो गवाही देने आया, ना ही कोई उनका पक्ष रखने कोर्ट तक आया। इवन कोर्ट की तरफ से लोकल पुलिस को डायरेक्शन भी हुए कि वो जाकर उनके रिश्तेदारों के पास, उनके गांव में और उनके जितने भी ठिकाने हैं पॉसिबल जहां वो मिल सकते हैं, वहां पे ढूंढें। पुलिस ने कोशिश भी करी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले उसके बाद। क्योंकि मैं भी अभी तक इसी उम्मीद में था कि जल्दी ही मुझे बेल मिलने वाली है, क्योंकि मेरे जो परिवार वाले हैं अब हाई कोर्ट जा रहे हैं इस केस को लेके। धीरे धीरे करते करते 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, 6 महीने, 7 महीने, तारीख पे तारीख बढ़ती चली गई और साथ ही मेरे को बेल मिलने का जो मेरी उम्मीद थी ना, वो भी टूटती चली गई। लेकिन वो उम्मीद एक बार फिर से उजागर हो जाती थी जब भी मेरे घर से कोई मिलने आता था जेल में और मुझे ये यकीन दिलाता था कि अब 1 महीना और अब तुम्हारी फाइनली बेल होने वाली है। डेली मैं अपने बैग पैक किया करता था, डेली उसी उम्मीद में बैठा करता था कि एक शाम ऐसी आएगी कि मेरा नाम उस पर्चे में बोला जाएगा और मैं फाइनली बाहर की दुनिया देख पाऊंगा। इसी दौरान राखी का त्यौहार भी मुझे जेल में ही मनाना पड़ा, जिसके लिए मेरी सिस्टर को परमिशन मिली जेल के अंदर आने की और मुझे राखी बांधने की। ये पहला ऐसा टाइम था जेल में रहते हुए कि जबकि मैंने अपने किसी परिवार वाले को स्पर्श करके महसूस किया था। नहीं तो जब भी मुलाकात होती थी वो 4 फुट उधर भी जाली और 4 फुट इधर भी जाली, ऐसे ही चलता था। मैं उस दिन बहुत रोया कि मेरे पास कुछ नहीं था अपनी सिस्टर को देने के लिए। तो मैंने एक कृष्ण जी का एक स्केच बनाया और अपनी सिस्टर को दिया और फाइनली एक दिन मेरे पास कोर्ट के थ्रू ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई जेल के अंदर ही कि मेरी बेल अप्रूव हो चुकी है। लेकिन इस केस से बेल मिलने तक के सफर में लगभग 11 महीने तक का टाइम बीत चुका था। मुझे लग रहा था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी खुशी है ना, वो आज मुझे मिल चुकी है और आज मैं दोबारा से अपने घर वालों से मिलूंगा, उस खुली हवा में सांस लूंगा जिसका मैं पिछले 11 महीने से एक एक पल इंतजार कर रहा था। और फिर वहां से फाइनली सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद लगभग रात के 9 बज चुके थे और उस वक्त मुझे तिहाड़ जेल के मेन एग्जिट गेट तक ले जाया गया और वहां से मुझे ले जाया गया मेरे मामा के यहाँ, क्योंकि मैं तैयार नहीं था उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए जो चीज़ें मैं 11 महीने पहले अपने मोहल्ले में छोड़ के आया था।
मेरे अंदर एक शंका थी, एक डाउट थी कि कैसे मैं उन चीज़ों को दोबारा से फेस करूँगा? कैसे उन आँखों को दोबारा से फेस करूँगा कि जिन आँखों में एक मेरे लिए रिस्पेक्ट हुआ करती थी कि ये सबसे होनहार बच्चा है और आज वही बच्चा 11 महीने बाद जेल से छूट कर आ रहा है। मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊँ और उनसे नज़रें मिलाऊँ। लेकिन फिर भी मेरे परिवार ने मुझे रेडी किया और नेक्स्ट डे मैं लौट चुका था अपने पुराने घर पर। मेरी उम्मीदों के विपरीत जो हमारे आस-पड़ोस के लोग थे, वो मुझे देखकर काफ़ी खुश थे। वो मेरा स्वागत कर रहे थे, मेरे से बात करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी चीज़ें हुई हैं, गलत हुई हैं। अब ये वक़्त था 2006 का। मेरे रेगुलर कॉलेज में 1 साल का गैप आ चुका था और मेरे परिवार की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, अब तक इतनी खराब हो चुकी थी कि हम मेरी कॉलेज जर्नी को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए और मैंने डिस्टेंस लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के लिए फॉर्म फिल कर दिया। इसी दौरान मेरी सिस्टर की शादी भी तय हुई, बहुत धूमधाम से। जैसा कि आपने सुना होगा कि बनिया फैमिली में थोड़ा बड़े ही रीति रिवाज से और बहुत दिखावे के साथ सब कुछ किया जाता है, वैसा ही हुआ। और उस दिखावे में पहले से ही मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन डाउन थी। मेरे पिताजी पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी पढ़ाई को यहीं रोककर जॉब करने के अलावा। मैंने जॉब की तलाश शुरू की, लेकिन जेल से आने के बाद मैं अपनी सोसाइटी से और समाज से इतना डिस्कनेक्ट हो चुका था कि मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे को फर्स्ट जॉब मिली एक कॉल सेंटर में सेल्स की, लेकिन मैं बहुत ही डिस्कंफर्टेबल फील करता था उस सेल्स के माहौल में, क्योंकि जो भी लोग सेल्स में हैं उन्हें पता ही होगा कि सेल्स में आपको क्लोजर तब तक नहीं मिलता जब तक कोई आप झूठी कमिटमेंट या कोई ऐसा ल्यूक्रेटिव वादा ना कर दें जो सामने वाली पार्टी को पसंद हो। और मुझे झूठ बोलने में बहुत हेजिटेशन फील होती थी। ये प्रोसेस चलता रहा, लगभग 9 से 10 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की और फाइनली उस जॉब से परेशान हो गया था, मेरा माइंड भर चुका था और मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद अब दोबारा से मैं सोच रहा था क्या करना चाहिए। इसी दौरान मेरे माइंड में आया कि मैं एमबीए फाइनेंस की तैयारी करूँ। मैंने एमबीए फाइनेंस के लिए फॉर्म फिल कर दिया और उसकी क्लास अटेंड करने लगा। क्लास के दौरान एक दिन मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया कि जैनपैक एक कंपनी है, उसमें फाइनेंस टीम में जॉब निकली है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए। मैं बड़ा खुश हो गया कि जो चीज़ मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई गाइड करे कि फाइनेंस में जॉब कैसे मिलेगी। आज वो दिन आ चुका था कि मैं जैनपैक जैसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाने वाला था। मैं वहाँ गया, लगभग 5 या 6 राउंड हुए मेरे इंटरव्यू के। उसके बाद मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। 2010 का टाइम था और 2010 में लगभग 14-15 हज़ार रुपए की सैलरी इन हैंड। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय, मुझे 15 हज़ार रुपए बहुत ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने जैनपैक ज्वाइन किया और उसके 3 महीने ही बीते थे। ये बात है 2010 की। अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ और मुझे पास के डॉक्टर को दिखाया गया। उस दौरान मेरे जो एमबीए फाइनेंस के एग्ज़ाम थे वो भी चल रहे थे, तो मैंने पेन किलर लेके उस दर्द को दबाने की कोशिश की और जब मेरे जो एग्ज़ाम ओवर हो गए, तब तक वो दर्द भी धीरे-धीरे करते-करते इतना बढ़ चुका था कि अब वो बर्दाश्त के बाहर था। फाइनली एक दिन वो दर्द इतना बढ़ा कि मुझे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा और उसी टाइम थोड़ी बहुत इनिशियल जांच के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरा इमीडिएट ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और मेरे ऑपरेशन की तैयारियां शुरू होने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा होने वाला है और क्या होने वाला है, लेकिन रात को लगभग 12-1 बजे के करीब मेरा वो ऑपरेशन शुरू हुआ और लगभग 3 या 4 बजे तक सुबह के वो ऑपरेशन चला, जिसमें
लगभग 20 टाँके मेरे पेट के सेंटर लाइन में आए थे और साथ ही मेरे राइट हैंड साइड में एक पोर्शन ओपन कर दिया गया था, जिसे अब आगे आने वाले कई महीनों तक मुझे ऐसे ही ओपन रखना था। नेक्स्ट डे जब डॉक्टर ने विजिट किया तो मुझे पता चला कि वो एक रास्ता ओपन किया गया है स्टूल पासेस के लिए। मेरे पूरे दिन का प्रोसेस यही रहता था कि मैं जो भी खाऊंगा पीऊंगा या जो भी वेन्स के थ्रू मेरे बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, वो सारा कुछ उस मेरे डाइजेशन होने के बाद उस इंटेस्टाइन से मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे निकलता रहता था थ्रू आउट द डे। और वो जब फिल हो जाता था, लगभग 200 या 300 ग्राम का बैग हुआ करता था शायद, वो 2-3 घंटे में जब भी फिल हो जाया करता था, उसमें एक जिपर लगा था, उस जिपर को ओपन करके उसे खाली करना पड़ता था, फिर दोबारा उसे क्लिप लगा के बंद करना पड़ता था ताकि वो बेड पे लीक ना हो। पहले तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 2 से 3 महीने बाद हम इस पोर्शन को दोबारा से रीऑपरेशन करके क्लोज कर देंगे और आप नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिविटी करने लगोगे। लेकिन धीरे धीरे करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद जब मैं रेगुलर विजिट में डॉक्टर से मिलने लगा, मुझे पता चला कि इस रिकवरी में मुझे अभी और टाइम लगने वाला है। लेकिन मैं मेंटली उस टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं था। ये एक ऐसी जर्नी थी ना कि मैं पहले से ही एक तो इंट्रोवर्ट इंसान था, ऊपर से धीरे धीरे मेरे इंट्रोवर्ट नेचर को इस जर्नी ने और स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि मैं पूरा दिन अपने घर में लेटा रहता था। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करते 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 लगभग 10 महीने का टाइम निकल गया और 10 महीने बाद फाइनली हमें प्रॉपर सारे रूटीन चेकअप के बाद डॉक्टर ने फाइनली डेट दी कि इस डेट को तुम्हारा हम अगेन ऑपरेशन करने वाले हैं और उस ऑपरेशन के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम नॉर्मल इंसान की तरह सब कुछ कर पाओगे और नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। अब उस ऑपरेशन को डेट के पर्चे को देखकर ही मैं इतना एक्साइटेड और खुश था ना, जैसे किसी ने एक ब्लैंक चेक पर मुझे साइन करके दे दिए हो और बोला हो कि अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट भर दो। मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन की रिकवरी इतनी फास्ट कि डॉक्टर ने भी उम्मीद नहीं की थी। जस्ट 2 दिन बाद मैं अपने बेड से उठकर इतने बड़े ऑपरेशन के बाद खुद चलने की कोशिश करने लगा था धीरे धीरे, और फाइनली मैंने अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन की और वहां पे सब कुछ सही चलने लगा। जैनपैक्ट में रीजॉइनिंग के बाद मुझे पता लगा कि मेरा जो अप्रेजल है वो रोक दिया गया है मेरी मेडिकल लीव की वजह से। तो मैं अब अपनी नेक्स्ट टारगेट की तैयारी करने लगा और मैंने और भी इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। 4 से 5 महीने लगातार बैक टू बैक इंटरव्यू देने के बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन एक्सेंचर में हो चुका था। 14 से 15 हजार रुपए की सैलरी पर काम कर रहा था। एक्सेंचर से मुझे 30 से 35 हजार रुपए की सैलरी का ऑफर आया और मैंने जैनपैक्ट छोड़कर एक्सेंचर जाने का निर्णय किया। वहां से मेरी लाइफ बदलना शुरू हो गई। लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी और इसी दौरान एक परिचय सम्मेलन में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ मेरी वाइफ से। हमारी बातचीत हुई और बातचीत के बाद हमारी फैमिली ने हमारी शादी पक्की कर दी। अब मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीजें मैं हाइड रखूं या उनसे छुपाऊं जिनसे मेरी शादी होने वाली है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मुझे पता था कि ये सारी चीजें बताने के बाद मेरी शादी टूट भी सकती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मैं जिससे शादी करूं मैं ट्रांसपेरेंटली उससे अपनी लाइफ के जो डार्क चैप्टर है शेयर कर दूं, और मैंने किया भी वैसा ही। फाइनली मेरी जो लाइफ पार्टनर थी उन्होंने मुझे समझा, जाना और शादी के लिए एग्री किया और फरवरी 2015 में हमारे घर एक बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया के जन्म वाले दिन ही मैं हॉस्पिटल में था और कुछ मेडिसिन लेने जा रहा था। उसी दौरान मुझे नीलसन इंडिया से कॉल आता है
कि आपका सिलेक्शन एज नॉर्थ इंडिया फाइनेंस हेड हो चुका है और आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो। और भी कंपनीज से ऑफर आए और मुझे फिर फाइनली बॉस्टन साइंटिफिक में जॉब करने का मौका मिला, जहां मेरी सैलरी इंसेंटिव मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए से भी ऊपर जाने लगी। मैंने बॉस्टन साइंटिफिक को एज प्रीपे ऑडिटर ज्वाइन किया था और वहां पे चीजों को, फाइनेंस बिल्स को ऑडिट करना मेरा मेन काम था, जिसमें मैं कभी भी कोई गड़बड़ी होती थी तो उन्हें रोक दिया करता था। और मैनेजमेंट काफी सपोर्टिव था, वो भी मुझे इन चीजों में सपोर्ट किया करता था। लेकिन ये बात है 2018 की, जब बॉस्टन की मेरी जो नेक्स्ट इमीडिएट मैनेजमेंट थी उसमें कुछ बड़े चेंजेस आए और उन्होंने मेरे जो डिसीजंस थे फाइनेंस को लेके उनको अपोज करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात थी कि ये इंक्वायरी एक फॉर्मेलिटी थी और इसका रिजल्ट मेरे अगेंस्ट ही आने वाला था। फाइनली मैं अपना मन बना चुका था, क्योंकि जब तक मैं ट्रेडिंग से थोड़ी बहुत अर्निंग करने लगा था, जो मेरी ट्रेडिंग को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी वो मेरे अगेंस्ट जाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डेली जिस काम में मैं सिर्फ 1 से 2 घंटे देके 2 से 3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए कमा रहा था, अब मैं उस काम को पूरे दिन 7 से 8 घंटे दे रहा था और फिर भी मैं प्रॉफिट की जगह लॉस की साइड बढ़ता जा रहा था। और वो लॉस धीरे धीरे करते करते इतना बढ़ता चला गया 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लॉस बढ़ता ही जा रहा था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीजें क्या हो रही हैं। मैंने अपनी सारी सेविंग्स शेयर मार्केट ट्रेडिंग में उड़ा दी, साथ ही अपना जो पीएफ का पैसा था वो भी निकाल के मैंने ट्रेडिंग में लगा दिया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जो एक्सपेक्टेड थे। इसी दौरान मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हमें पता लगा कि उन्हें एक सीरियस बीमारी है जिसे मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हमें पंत हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। लेकिन पंत हॉस्पिटल का रवैया कुछ ऐसा था ट्रीटमेंट को लेके, उन्होंने क्लियरली हमें बता दिया कि जो बीमारी इन्हें है उसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी मुश्किल है और इनके बचने के चांसेस अब काफ़ी कम है। उस टाइम तक मेरी जेब में इतने पैसे तक भी नहीं बचे थे कि मैं उनका जो ट्रीटमेंट है किसी बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके करा सकूं। तो हमें मजबूरन कभी पंथ, कभी एम्स, कभी सफदरजंग, इन्हीं हॉस्पिटल्स के चक्कर हम काटते रहे। मैं, मेरी वाइफ और पिताजी को लेकर रोज हम गाड़ी में जाते थे, रोज किसी हॉस्पिटल में दिखाते थे कि शायद इस हॉस्पिटल से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिन ब दिन मेरे पिताजी की हालत खराब होती चली गई, साथ ही मेरा ट्रेडिंग भी सही नहीं चल रहा था, उस पर भी मेरे लॉस, बैक टू बैक लॉसेस होने लगे। फाइनली एक दिन ऐसा आया कि हम सोए रात को, दिसंबर 2019 की वो रात थी। हम सोए, सुबह सुबह मम्मी मेरे पास आई और बोली कि अमर अब पापा नहीं रहे। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने अपने आप को संभाला, थोड़े फंड का अरेंजमेंट किया। इसी दौरान मुझे मेरे एक कज़न ने सजेस्ट किया कि कुछ ब्रोकर्स के साथ मिलकर भी ट्रेडिंग होती है, जिसमें आपको फंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ब्रोकर्स के साथ मिलकर, ब्रोकर आपको फंड देते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, NISM सीरीज़ 8 का जो डेरिवेटिव मार्केट का सर्टिफिकेट होता है, उसको करके आप ब्रोकर के साथ मिलकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं विदाउट मनी। मैं तुरंत ब्रोकर के ऑफिस गया, उनने मुझे सारा प्रोसेस बताया, जिसमें मुझे 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने थे और सिक्योरिटी मनी की तरह, और उसके बाद मैं उनके साथ मिलकर काम कर सकता था। मैंने इमीडिएटली वो पैसा जमा कर दिया और अब मैं उनके साथ मिलके उनके ऑफिस में काम करने लगा था, चीज़ों को प्रोफेशनली सीखने लगा था, समझने लगा था। धीरे धीरे मुझे ट्रेडिंग की बारीकियों का पता लगा कि कैसे हम स्टॉप लॉस मैनेज करते हैं, कैसे बारीकी से ट्रेड को मैनेज किया जाता है, कैसे वो चीज़ें प्रोफेशनल ट्रेडिंग में मैनेज की जाती हैं। धीरे धीरे मेरा फंड बढ़ता चला गया और करते करते वो
धीरे धीरे और इम्प्रूव होने लगा और उसी फंड की हेल्प से मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बिल्ड करना शुरू किया, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत की, जिस कड़ी में मेरे पास आज की डेट में 1 से 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन की प्रॉपर्टीज भी हैं। साथ ही मैंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में भी की हुई है। अब मुझे इतनी अर्निंग आने लगी थी जो मेरी पुरानी अर्निंग को बाईपास करने लगी। और जो स्टॉक के इस मंच पर आने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं अपनी इनकम आपके सामने डिस्क्लोज करूं या बड़े बड़े प्रॉफिट स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूं। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि लाइफ की विपरीत परिस्थितियों में इतने ड्रॉ डाउन देखने के बावजूद भी कैसे मैं दोबारा से संभला, कैसे मैं धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा और अपनी लाइफ को दोबारा से कंटिन्यू किया। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि आपको कभी अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, हार नहीं माननी है। एक लाइन पे इस चीज को क्लोज करना चाहूंगा जो मेरे को बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। एक फेमस कवि की कविता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही।